हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे, जिसमें समान अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसका हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी कुछ सवाल को हम देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन या फिर प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। और महाभियोग एक अधिन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर सदन द्वारा महाभियोग लाया जाता है, परंतु ध्यान रखना है इसके लिए राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना होता है। ठीक है, जिस पर देखेंगे कि उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है, कितना? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। ठीक है, और ये इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 61, ध्यान रखिएगा। तो इतने बातों को ध्यान रखना है, इससे बाहर यहाँ से सवाल नहीं आएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से या फिर जीएनपी से? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा हिंदू वृद्धि दर जो है वो जीडीपी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। हिंदी वृद्धि दर जो है वो जीडीपी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है ये बताना है। यहाँ 4 कथन दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है विधानसभा एवं विधान परिषद। ठीक है, सेकेंड दे रखा है विधान परिषद एवं राज्यपाल। थर्ड दे रखा है विधानसभा एवं राज्यपाल। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, शायद 6 या 7 राज्यों में देखेंगे कि विधान परिषद मौजूद है। ठीक है, उसका अस्तित्व देखने को मिलता है। तो बताना है आपको कि राज्यों की विधायिका में कौन यहाँ पे सम्मिलित है। सही उत्तर का चयन करना, यहाँ पे कथन में दे रखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता है। ठीक है, जबकि बात करें हम लोग संसद के बारे में, संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद मिल के बना होता है किस किस से? एक तो लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो जब भी सवाल आए कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पे इसका अस्तित्व होगा तो वो भी वहाँ पे शामिल होगा। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, कब हुआ था? 1917 में, 1919 में या 1913 में या फिर 1915 में? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में, कब? 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलना। और इसी पर योजना को देखेंगे कि क्या करना था, निर्माण करना था। और इस सुझाव को मार्च 1919 में, कब? मार्च 1919 में इसे पारित किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1919। लेकिन अगर पूछा जाए किसी इस कमेटी को गठित कब किया गया था, तो 1917 में की गई थी और इसे पारित किया गया था 1919 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉलेट जो थे इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है?
भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? IC15, IC18, IC16 या फिर IC19? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम IC15। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? पहली, तीसरी, पाँचवीं या फिर छठी? तो याद रखना है कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल कितना था? 1951। कितना? 1951 से लेकर के 1956 तक चला था, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1951 से लेकर के 1956 तक, जो कि इसमें देखा जाए तो ये कृषि पर आधारित था। ठीक है, कृषि पर इस पर जोर दिया गया था। जबकि जो दूसरा था, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा जो आपका पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल चला था 56 से लेकर के 61 तक। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो औद्योगिकीकरण पर ध्यान दिया गया था। किस पर? औद्योगिकीकरण। बात करें तीसरा का, ये जो योजना का जो काल था इसका चला था 1961 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, 1961 से लेकर के 1966 तक, और इस पर ध्यान दिया गया था स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, बात करें हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना चला था, यहाँ पे लिख देते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1900 आपका था 69। ठीक है, 1969 से लेकर के 1974 तक। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो उस पर ध्यान, किस पर ध्यान दिया गया था? तो ये आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना लक्ष्य था। जबकि पंचवर्षीय योजना जो थी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो काल था वो था 1974 से लेकर के 1978 तक। ठीक है, और इसमें क्या था, किस पर जोर दिया गया था? गरीबी हटाओ। ठीक है, गरीबी हटाओ पर नारा दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी पर फोकस किया गया था। जबकि छठी पंचवर्षीय योजना जो था वो चला था 1980 से लेकर के 1985 तक। ठीक है, जबकि इस पर ध्यान दिया गया था, आपका था यहाँ पे रोजगार पर फोकस किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातों का आपको फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ट्रिक ये बनता है यहाँ पे, कुशाग्र याद रखिएगा, कुशाग्र, KU, ठीक है, KUSAR, KUSARAGR होगा, कुशाग्र है ना, RA। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवीं पंचवर्षीय योजना तक आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। जैसे कि के से हो गया आपका कृषि, यू से हो गया आपका औद्योगिकीकरण, ठीक है, एस से आपका क्या हो जाएगा? स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, ए से आपका क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और जी से हो जाएगा गरीबी हटाओ, और आर से क्या हो जाएगा? रोजगार हो जाएगा। ठीक है, और ए से हो जाएगा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे कुशाग्र याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत का 6-7 आपको याद हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कम से कम इतना तो याद रख ही सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल रहेगा आपका, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? सवाल है, भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची है जो कि राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तीसरी सूची, दूसरी सूची, पहली सूची या फिर चौथी सूची? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची किसी बारे में बात करता है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची बात करता है विभिन्न पद अधिकारियों के शपथ ग्रहण। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये शपथ ग्रहण से संबंधित है। जो बड़े बड़े पद होते हैं ना,
वहाँ पे बताया गया है उनका शपथ ग्रहण के बारे में। ठीक है, जो विभिन्न पद होते हैं अधिकारी के, उनके शपथ ग्रहण से संबंधित है तीसरी अनुसूची। दूसरी में क्या बताया गया है? दूसरी बताया गया वेतन भत्ते वगैरह जो होते हैं उनके बारे में तीसरा अनुसूची बात करता है। जबकि पहली अनुसूची में बात करता है भारतीय संघ, जिसमें 28 राज्य हैं फिलहाल। ठीक है, भारतीय संघ, और जिसमें 28 राज्य लिख सकते हैं यहाँ पे 28 राज्य, और 8 आपका है केंद्र शासित प्रदेश। तो इनके बारे में बात करता है अनुसूची 1। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों और नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है, तो ये पहली सूची बात करता है। ठीक है, जबकि चौथी अनुसूची के बारे में बात करें हम लोग, तो ध्यान रखिएगा राज्यसभा की सीटों की संख्या से बताई गई हैं। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या सीटों की संख्या, इनका डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुल मिला के कितना अनुसूची है? कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा 10वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें से दल बदल के बारे में बात की गई है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दल बदल जो है वो किस अनुसूची से संबंधित है, तो वो है अनुसूची 10। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी 8वीं है, 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची जो है आपका, ठीक है, ये 22 भाषाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा फिलहाल। बाकी आगे क्वेश्चन वैसा होगा तो वहाँ पे और भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी एक और याद रख लीजिए 11वां और 12वां, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। 11वां जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से बात करता है। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और 12वां जो है आपका वो बात करता है नगर पालिका से संबंधित है ये। ठीक है, यानी कह सकते हैं नगरीय निकाय के बारे में बात करता है, नगरीय निकाय के बारे में। ठीक है, तो इतनी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। लगभग यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया 12 अनुसूची। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1902 में, 1906 में, या फिर 1900 में? आसान सा सवाल है, कई बार आप चीज़ों को देख चुके होंगे। यहाँ पे ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान एवं आगा खां के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, किनके अगुवाई में? आगा खां थे और एक और कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में देखेंगे, ये दोनों के नेतृत्व में अब मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आसान सा सवाल है ये भी, किसका है? तो ये है भारत का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, इधर सूची 1 दिया जो कि देश है, और सूची 2 इधर मुद्रा है। ठीक है, बताना है यहाँ पे, सही मिलान करना है कि कौन सा कंट्री का कौन सा वहाँ पे मुद्रा चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कनाडा। तो कनाडा में देखते हैं कि डॉलर चलता है, जबकि क्यूबा में बात करें तो पीसो चलता है। ठीक है, जबकि पनामा में बालबोआ चलता है। ठीक है, और नीदरलैंड में ये गिल्डर। ये बिल्कुल सही मैच है। तो ए का 2 देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी है बी का 1, तो बी का 1 यहाँ भी दिख रहा है, ए में सी दोनों में है। सी का 3 और डी का 4, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, सी का 4, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1939 में, 1942 में, 1940 में, या फिर 1946 में? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे ध्यान रखिएगा, 1942 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? सिंपल सा सवाल है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? किरण बेदी, फातिमा बीबी, बीमा करात, या फिर मोहिनी गिरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ भी ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, जबकि ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। कौन? लीला सेठ। क्वेश्चन अलग है, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। जबकि भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ है। ठीक है, कौन थी? लीला सेठ थी। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितना? 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है आपका इलाहाबाद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे बड़ी उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सिंपल सा सवाल। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास, लखनऊ, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो ध्यान रखिएगा, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, बाकी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली में, अगर दिल्ली में पूछे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। जबकि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में है। ठीक है, और एक पूछा जाता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 सवाल यहाँ से हमने बता दिया कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। जबकि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आलू से सवाल अगर दिया जाए तो शिमला बताइएगा। आलू का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है शिमला में है। ठीक है, और एक सवाल और भी याद रखिएगा कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये राजमुंदरी में है। ठीक है, और एक और ध्यान में रखिएगा, डेयरी वाला। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी दूध जो उत्पादन होता है तो उसका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है, जो कि हरियाणा पड़ता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, माफ़ कीजिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद या फिर इंदुलाल याग्निक या फिर एन.जी. रंगा या फिर पी.सी. जोशी? तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 28 से 30 जून कहाँ की गई? ठीक है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 28 से 30 जून के बीच हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में, हिरोशिमा में, या मैड्रिड में, या फिर जेद्दा में? ध्यान रखिएगा, नाटो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मैड्रिड में, जो कि स्पेन का राजधानी भी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, अगला सवाल ले रहे हैं, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को है? सिंपल सा सवाल मतलब ये है कि गांधी जी के जो दांडी यात्रा है वो प्रारंभ किस तारीख को किए थे? ठीक है, किस तिथि को किए थे? 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, या 6 अप्रैल 1930, या फिर 2 मार्च 1930? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी की दांडी यात्रा का जो प्रारंभ होता है वो 12 मार्च 1930 में होता है। ठीक है, कब होता है? 12 मार्च 1930 को होता है। और एंड कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को देखेंगे कि नमक उठा करके उस नियम को तोड़ते हैं। ठीक है ना, नमक वाला जो नियम बना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 का दांडी यात्रा का प्रारंभ होता है। 6 अप्रैल 1930 को नमक जो कानून होता है उनको नमक उठा करके वहाँ से उस नियम को तोड़ते हैं।
ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन वहाँ सही है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल रहेगा, किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या फिर 14 सितंबर 1949, या फिर 14 सितंबर 1950? ये एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, आपके लिए। ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा चांस है सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, ठीक। और आज जानते हैं आज कौन सा दिन है? आज हमारा है, आज का दिन है, आज का तिथि है 14 सितंबर, ठीक है। तो आज का दिन हम लोग कौन सा क्या मना रहे हैं? आज हम लोग मना रहे हैं भारतीय हिंदी दिवस, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आज हम लोग भारतीय हिंदी दिवस मना रहे हैं 14 सितंबर को। तो ये कब लागू की गई थी, कब निर्णय लिया गया था कि राजभाषा में इसको शामिल करना है? तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 14 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन देखेंगे कि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास या चेनाब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, चेनाब, ठीक है। चेनाब नदी पर भारत पाक बगलीहार परियोजना चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? बताना है कि कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, जेवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, या फिर LM सिंघवी समिति? तो ध्यान रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है वो चुनाव सुधारों से है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जबकि जेवी के जो राव समिति है ना, इनका संबंध है ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण से संबंधित है, ठीक है। क्या है? ध्यान रखिएगा, गरीबी निवारण, ठीक है। जहाँ भी देखने को मिले ग्रामीण निवारण, ठीक है। तो समझिएगा कि जेवी के राव से समिति से संबंधित है वो, ठीक। जबकि अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज्य से संबंधित है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी से संबंधित है। जबकि LM सिंघवी जो समिति है, इनका संबंध है लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का पुनर्सक्तिकरण करना, ठीक है। क्या है? लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का पुनर्सक्तिकरण करना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, या फिर कजाकिस्तान? तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है? नूर सुल्तान, ठीक है। जबकि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। कहाँ है? ताशकंद, ठीक है। बाकी बात करें हम तजाकिस्तान के बारे में, तो इसकी राजधानी है दुशांबे। कहाँ है? दुशांबे। जबकि किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। एक दो बार रट जाइएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, जबकि है आपका जो कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है वो है नूर सुल्तान, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करो, पर्यावरण की सुविधा, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं।
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था, वो कौन सा था? पीला पीला आयोग, वेल्वी आयोग, या फिर वुड आयोग, या फिर मैक्सवेल आयोग? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पील आयोग जो कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज पर पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारतीय फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत, फ्रांस, यूएई जो 3 देश हैं, इसका पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? ओमान की खाड़ी में, हिंद महासागर में, फारसी खाड़ी में, या फिर भूमध्य सागर में? तो याद रखना है, भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास हिंद महासागर में प्रारंभ किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था बताइए ज़रा। तो ध्यान रखिएगा, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या फिर मध्य प्रदेश? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में है। और मुझे बताइए कि माफ़ कीजिएगा, ये डी ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ का मुख्यमंत्री बताइए मुझे कि कौन है? इसका भी आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में, 1972 में, 1958 में, 1983 में? तो याद रखिएगा, भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। ठीक, CSO। अगला सवाल है, अच्छा ये की गई थी, ध्यान रखिएगा कि ये जो जनगणना हुई थी ना, ये CSO के द्वारा की गई थी। बाकी इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे बताए थे आप लोग को पिछले वीडियो में, CSO, NSO और एक था NSSO। ठीक है, इनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है, पिछला वीडियो जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस इसका पूछने का, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को ये दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल्य कर्तव्य जो हमारा है, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, वो उसका उल्लेख किस में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 51 का क है, उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा उसका उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल लेते हैं इस अध्याय का, इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का। सवाल है आपके लिए कि बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7, 4, 6 या 9? तो याद रखिएगा, इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन से छोड़िए, ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि जो बाकू हुआ था, जो कि अजरबैजान की राजधानी भी है। ठीक है, अजरबैजान देश है ना, तो उसकी राजधानी है बाकू, तो वहाँ पे हुआ था ISSF विश्व कप, जहाँ पे भारत कितना पदक जीता था? कुल 4 पदक जीता था। ठीक है, तो याद रखना है। बाकी आप लोग ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो 3 सवाल आपको आज हम दिए हैं, देखते हैं कि आप लोग में से कितने हैं जो कि तीनों सवाल का जवाब दे पाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।